क्लास 12 फिजिक्स के मात्र ये 70 टॉपिक पढ़ लेना आपको फिजिक्स में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर्स। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और 2026 में आपको अगर फिजिक्स का पेपर देना है या यूं कहें कि आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पूरे फिजिक्स के 70 ऐसे टॉपिक को बताने वाले हैं ना, पूरे बुक के फिजिक्स के पूरे चैप्टर के 70 ऐसे टॉपिक को बताऊंगा ना। अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, लेकिन कौन कौन से टॉपिक हर एक चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। किसी भी फिजिक्स के टीचर से जाकर पूछ लेना, जो टॉपिक मैं बताऊंगा ना 95% या 100% गारंटी है, वो भी यही कहेगा कि हाँ ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे बुक के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी टॉपिक हैं सबको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। फिजिक्स में बस इतना पढ़ लो मेरे भाई, पूरे बुक का ये निचोड़ है। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी मैं बताऊंगा जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, जो हमेशा आते हैं। पूरे बुक का हमने ऑपरेशन किया है। तो भैया इस वीडियो को कर देना लाइक और हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब करके कर देना एक बड़ी फैमिली में कन्वर्ट, ताकि हम और भी मोटिवेट रहें। जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ज्यादा मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल मैं आपको फिजिक्स के 70 टॉपिक्स बताऊंगा, पूरे चैप्टर के मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, एक एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो बेफिक्र रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। ठीक है, अब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारे चैप्टर का नाम है। तो भैया हमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में एक टॉपिक है कूलाम का नियम। ये टॉपिक अगर आपने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। कूलाम का नियम बहुत स्पेशल टॉपिक है, तो इसको मैंने रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक को बताऊंगा ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर में। टॉपिक तो बहुत सारे, पढ़ना आपको सारा है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको अवॉइड नहीं करना है। दूसरा टॉपिक हमारा है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है, जो डेरिवेशन है, इसको तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक दो टॉपिक आप और लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेना। ठीक है, इसमें ध्यान रखना ये टॉपिक्स आप जरूर पढ़ लेना। देखो, मैं जो टॉपिक बताऊंगा ये कोई भी टीचर नहीं कह सकता कि ये नहीं आएगा, बहुत स्पेशल है ये टॉपिक। ठीक है, तो दो टॉपिक जो मैंने बताया उसको भी लिख लीजिएगा इस चैप्टर में। तीसरा, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस का प्रमेय। भैया आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, गॉस का प्रमेय ना पढ़ो, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा। तो गॉस का प्रमेय आपको जरूर से जरूर पढ़ना इस चैप्टर में। ठीक है, फिर गॉस के नियम के अनुप्रयोग भी कुछ हैं। जैसे देखो, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, इसको भी जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, ये डेरिवेशन है। इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है एक एक करके। ये जो डेरिवेशन है ना, 5-5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ध्यान से समझ लेना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। ठीक है, नहीं लिखना चाहते हो तो शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये जो 6 टॉपिक हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, अभी इस चैप्टर में और भी टॉपिक हैं। जैसे आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन सबको भी पढ़ना है, छोड़ना किसी को नहीं है, ये ध्यान रखना। बट ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूं इसको तो बिल्कुल मिस मत करना। आ गए हैं अपने दूसरे चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पर। अब भैया चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तो सबसे पहले आपको विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, देखो ध्यान से समझो। उसके बाद में 8वां टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। भैया जैसे अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी ना, वैसे अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव भी आपको निकालना होता है, डेरिवेशन है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। और इसमें निरक्षीय स्थिति पर भी विभव पढ़ लेना ज्यादा बेटर रहेगा। देखो जो चीजें मैंने नहीं लिखी है वो बोल दे रहा हूं, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। विभव प्रवणता को पढ़ लेना। फिर चालक की धारिता क्या होती है भैया? चालक की धारिता मैंने बताया था C इक्वल टू क्यू अपान वी, ऐसे कुछ बताया था मैंने, यही चालक की धारिता होती है, ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। फिर संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक के आकृति एवं आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। फिर आपको पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इसको पढ़ लेना है। फिर एक डेरिवेशन इसमें है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, इसको पढ़ लेना है। तो हमारे जो सेकंड चैप्टर है इसमें भी 6 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने बता दिया, आपको ये सारे टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे। देखो ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं सब ट्रेंडिंग वाले हैं, मतलब बहुत स्पेशल हैं, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, मेरे कहने का मतलब ये है। और टोटल मैं 70 टॉपिक आपको बताऊंगा। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आते हैं अपने थर्ड चैप्टर विद्युत धारा पे। अब विद्युत धारा हमारे चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ना होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी, ठीक है। ये होता है कि नहीं होता है? अरे भैया होता है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसके बाद में ओम का नियम क्या है भैया? हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। V इक्वल टू आई आर, इसको पढ़ना है। फिर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है? रो इक्वल टू आर ए अपान एल, इसको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देता हुआ चल रहा हूं। फिर आपको पढ़ना है भैया विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? आर, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? आर इक्वल टू वी अपान आई, ऐसे ऐसे मैंने बता रखा हूं, ठीक है। उसके बाद में विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे विद्युत धारा में। फिर भैया पढ़ना है हमारे किरचॉफ का नियम। ये टॉपिक 5 नंबर में भी पूछा जाता है, किरचॉफ का नियम क्या है? व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ? तो इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 3 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो विद्युत धारा, ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, किरचॉफ के नियम। टॉपिक्स और भी हैं, मैं यहाँ पे एवॉइड मैंने जो किया है टॉपिक उसको भी पढ़ना, जैसे अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उसको अवॉइड कर दो, बट उसको मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। चलो 19 नंबर टॉपिक जो हमारा है चैप्टर नंबर 4 से है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर से। देखो इसमें 2 टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, एक है बायो-सेवर्ट का नियम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक है एम्पियर का परिपथीय नियम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे गॉस का प्रमेय था हमारे फर्स्ट चैप्टर में ना, वैसे इसमें बायो-सेवर्ट का नियम है और एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब एम्पियर के परिपथीय नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन उसको भी आपको पढ़ना है। ये जो टॉपिक है जो लिख रखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 पे चलें तो छोटा सा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, तो इसमें 2 टॉपिक मैं बता देता हूं जो पढ़ लीजिएगा। एक है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, और एक टॉपिक आपका और है, उसको भी मैं ला रहा हूं, ठीक है, स्क्रीन पे देखो। एक टॉपिक आपका है दिक्पात कोण क्या होता है, इसको पढ़ लेना। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं। एक और टॉपिक है इसमें चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल, वो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। तो इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 5 से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 पे चलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है भैया चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स बोलते थे ना, वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। और फर्स्ट चैप्टर में आप लोग विद्युत फ्लक्स को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। भैया फैराडे जी के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जितने भी हो, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, अगर आपके उसमें नियम है ना, तो नियम को बिल्कुल मिस मत करना बेटा। नियम तो जरूर बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कोई भी नियम हो, चाहे कुलाम का नियम हो, चाहे हेनरी का नियम हो, चाहे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हो, चाहे एम्पियर का परिपथीय नियम हो, ये सब जो नियम होते हैं ना, ये आपको डराने के लिए होते हैं, यही आपके नंबर को इंक्रीज करते हैं।
फिर चुंबकीय फ्लक्स आ गया, इससे मतलब है नहीं, ठीक है। उसके बाद में इसी चैप्टर में हमारा एक है स्वाप्रेरण, इसको पढ़ लेना, अन्योन्य प्रेरण इसके बारे में पढ़ लेना, और भंवर धाराएं इसको पढ़ लेना। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपको चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, चुंबकीय फ्लक्स, स्वाप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, भंवर धाराएं, इतनी आपको पढ़नी है चैप्टर नंबर 6 में, जो बहुत ज्यादा स्पेशल है। चलिए बेटा अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। 8वें चैप्टर का हमारा नाम है, सॉरी चैप्टर नंबर 7 पे अब हम चलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा पे। देखो चैप्टर नंबर 7 हमारा है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर। तो प्रत्यावर्ती धारा आप पढ़ रहे हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसको तो पढ़ना पड़ेगा। देखो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, इतने सर्किट्स आपको पढ़ने, इतने परिपथ को पढ़ना है अपने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में, और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं ना उसको भी याद रखना है। उसके बाद में वाटहीन धारा क्या होती है इसको भी पढ़ लीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप लोग अपने आसपास ट्रांसफार्मर को लगे हुए देखते होंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है इसको पढ़ लेना। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको पढ़ना है। विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो क्या है इसको भी पढ़ लेना। तो चैप्टर नंबर 7 में प्रत्यावर्ती धारा में इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहले आपको विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हैं, सर्किट्स हैं, उसको पढ़ना है। वाटहीन धारा, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो क्या है, और हाँ इतने टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे की बात करें अगर, चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो आपको भैया मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत उन्होंने दिया है ना, ये टॉपिक बहुत स्पेशल है इस चैप्टर इसमें, ठीक है, फिजिक्स में। फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा इसमें चैप्टर नंबर 8 में। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो बच रहे हैं उनको भी पढ़िए। देखो मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस है ना, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। मतलब ऐसा नहीं कि इनको ना पढ़े, इनको जरूर पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक मैंने नहीं इंक्लूड किए हैं ना वो भी पढ़िएगा। अगर आपको टॉपर बनना है ना तो आपको सारे टॉपिक्स को लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ते हुए बस चले गए भैया, तो काम कैसे होगा। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। अब सेकेंड फिजिक्स पे हम आ चुके हैं अपने, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन क्या है, हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये भी आप हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद में भैया प्रिज्म क्या होता है। देखो आपका ये चैप्टर जो है 9 नंबर चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है भाई। जो चैप्टर्स थोड़े लॉन्ग होंगे उसमें टॉपिक्स भी ज्यादा होंगे, और बेसिकली ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग अगर नंबरिंग देखें ना, आप लोग के पास बुक होगा, बुक में नंबरिंग दिया रहता है किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां से जाकर अगर आप लोग थोड़ा सा चेक करते हैं ना तो ये सब चैप्टर्स जो है बहुत स्पेशल चैप्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद प्रिज्म हो गया। प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, यानी कि एक रिलेशन मैंने आपको बताया था n इक्वल टू, मैं फॉर्मूला ही बता देता हूं, साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्मूले की बात की जा रही है 41 नंबर टॉपिक में। 42 नंबर है हमारा प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसको भी पढ़ लेना। 43 है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये भी बहुत ज्यादा आता है। देखो ये चैप्टर काफी बड़ा है तो टॉपिक ज्यादा है। 44 पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर का सूत्र डेरिवेशन है, इसको पढ़ना है। इस डेरिवेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। भैया फिजिक्स पढ़ रहे हो डेरिवेशन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। 45 लेंस की क्षमता क्या होती है, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। P इक्वल टू 1 अपान एफ, P इक्वल टू 1 अपान एफ मीटर में, ठीक है, मीटर में। अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो 100 अपान एफ होगा, ठीक है, इसको पढ़ लेना। फिर 46 नंबर है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको इसमें सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में भी पढ़ना है। यानी कि आपको 37 से स्टार्ट हुआ 48 तक, लगभग 11-12 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म,
प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, और पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर का सूत्र, और लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, और सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या दूरदर्शक। इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 9 में, सिर्फ चैप्टर नंबर 9 में इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही सेम चैप्टर नंबर 10 में भी है। 10 नंबर चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, और बेसिकली इस चैप्टर में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा सा लॉन्ग है। तो इसमें सबसे पहले आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ना है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, इसको जरूर पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें दो ऐसे डेरिवेशन है ना, जो दो ऐसे डेरिवेशन भी दिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ये पहला डेरिवेशन है। दूसरा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। मतलब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना भैया। फिर आते हैं व्यतिकरण क्या होता है, क्या है व्यतिकरण क्या है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण है क्या, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रकाश तरंगों का जो व्यतिकरण है उससे रिलेटेड जो यंग का प्रयोग है ना, ये आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है। फिर प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, 55 नंबर टॉपिक। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 में, बहुत ज्यादा स्पेशल। तो मैं यही कहना चाहूंगा एटलीस्ट कि इनको जरूर से जरूर पढ़ना है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 यानी कि विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति की। ठीक है, इसमें आपको देहली आवृत्ति सबसे पहले पढ़ना है। देहली आवृत्ति क्या होता है, अरे भैया बहुत सिंपल सा है। एक धातु की सतह है ऐसे, ठीक है। अब इस धातु की सतह में क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, आपतित प्रकाश, एक प्रकाश इस पर आकर गिरती है। ठीक है, ऐसे गिरी। तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। देहली आवृत्ति क्या है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से, जब ये प्रकाश इस धातु की सतह पर पड़ती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये धातु की सतह है, मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या है, आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। और यहां पे अगर आपसे कहा जाए कि भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, तो देखो जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलेंगे। तो देहली आवृत्ति का मतलब ये जो प्रकाश आपतित हुई है ना, इसकी आवृत्ति जो है वही देहली आवृत्ति होगी। कार्यफलन क्या है, आपतित प्रकाश की वो अधिकतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो कार्यफलन कहलाएगा। ये देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव भी आपको पढ़ना है, इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है ना, इसके कुछ नियम हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये सब है। फिर 60 नंबर है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो चैप्टर नंबर 11 में इतने टॉपिक आप पढ़ लेना, देहली आवृत्ति, कार्यफलन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन दोनों सेम ही हैं, कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। फिर उसके बाद में है चैप्टर नंबर 12 की बारी। भैया परमाणु चैप्टर है, तो इसमें रदरफोर्ड का परमाणु अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज, ये टॉपिक बहुत स्पेशल है इसमें। ठीक है, इसको पढ़ देना। फिर रदरफोर्ड जी का परमाणु मॉडल इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, इसको पढ़ लेना, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ लेना। ठीक है, परमाणु चैप्टर में आपको इतने टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 13 की बात करें बेटा, तो 13 नंबर चैप्टर है नाभिक। अब नाभिक में आपको क्या पढ़ना है, देखो अर्ध आयु क्या होता है। नाभिक चैप्टर में ये काफी स्पेशल टॉपिक है, अर्ध आयु। और इसके बाद है 66 नंबर अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध क्या है।
ठीक है, दोनों में रिलेशन क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है नाभिक चैप्टर में नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है। भाई नाभिक की बंधन ऊर्जा भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये सब टॉपिक हमारे नाभिक चैप्टर में बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, और एक और टॉपिक है, अब हमारा नाभिक चैप्टर यहां पे फिनिश होता है। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 13 फिनिश हुआ। चैप्टर नंबर 14 में मैंने 3 टॉपिक रखे हैं। बेसिकली यहां पे 70 टॉपिक फिनिश हो जाता है। देखो 70 नंबर टॉपिक पीएन संधि डायोड आप पढ़ लेना। 2 टॉपिक इस चैप्टर में मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। 71 पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये दोनों आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे 14 नंबर चैप्टर से आते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इसको आप मिस मत करना बेटा, बहुत स्पेशल टॉपिक ये है। ठीक है, तो टोटल 14 टॉप चैप्टर आपके हैं। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक मैंने आपको 70 टॉपिक नहीं 72 टॉपिक बता दिए। ठीक है, मतलब इन 72 टॉपिक्स को आपको बिल्कुल से पढ़कर जाना है, मैं ये कहना चाहूंगा। तो जो 70 टॉपिक थे मैं आपको बता रहा था ना, यही वो 70 टॉपिक है जिसको अगर आप लोग पढ़ लेते हो भैया, आपका जो टारगेट है 70 में 70 का ना, वो बहुत ईजी हो जाएगा। आप बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको भी पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। फिर हम चलते हैं और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।